जो कैसे हो आप सब लोग। तो आज अपन इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 अपन कर रहे हैं, क्लास 12 चैप्टर 1 और साइंस के न्यू सिलेबस का नोट्स कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो आज अपन क्लास 12 के पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4, है ना। जीवों में जनन। देखो, जीवों में जनन, जीव क्या होते हैं वो तो समझ में आता है। जो लिविंग सिस्टम होते हैं जिनमें वृद्धि करने की क्षमता पाई जाती है, उत्सर्जन करने की क्षमता पाई जाती है, गतिमान होते हैं, गतिशील होते हैं, जो सोचने समझने की क्षमता रखते हैं, वो अपने सारे सब लिविंग सिस्टम होते हैं, सभी जीव कहलाते हैं। ठीक है, अब जीव हैं तो भी उन्होंने जनन की आवश्यकता क्यों पड़ी अपन को, कि जीवों में जनन आवश्यक क्यों है। ठीक है, वही इस चैप्टर में पढ़ेंगे अपन कि जीवों में जनन क्यों आवश्यक है। जीव हैं और जीवों को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि उन्हें जनन करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जनन क्या होता है, अपनी पीढ़ी में। देखो, जैसे जनन है ना, अगर जनन नहीं होगा तो उनकी पीढ़ी की निरंतरता खत्म हो जाएगी। एक है जनक है, उसकी मृत्यु तक ही बस वो उसकी पीढ़ी जिंदा है। अगर वो जनन करती है तो उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनी रहती है। तो अपन क्या लिखेंगे, जनन क्यों आवश्यक है ना। जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता जनन कहलाती है। अपने समान से मतलब जैसे बिल्ली है ना, बिल्ली अपने समान ही, बिल्ली के समान ही अपने संतान को जन्म देती है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य अपने समान ही किसी बच्चे को जन्म देते हैं, है ना। ऐसा तो है नहीं ना कि जो इंसान है वो किसी गाय के बच्चे को जन्म दे रहा है, ऐसा तो नहीं, अपने समान ही संतति उत्पन्न कर रहा है ना। तो जनन वो होता है जीवों द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करने की क्षमता जो पाई जाती है, जनन कहलाती है। और जनन क्यों आवश्यक है, पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता या पीढ़ी दर पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी में, पीढ़ी दर पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन आवश्यक है। अब देखो, जीवन अवधि, जीवन और अवधि, अवधि का मतलब होता है समय, और जीवन का मतलब जो अपन को पता है, जो जी रहे हैं अपन, जीवन तो अपन को पता है। तो जीवन अवधि किसी जीव के जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक, जब तक उसको प्राकृतिक रूप से मृत्यु नहीं आ जाती, उसे प्राकृतिक मृत्यु, ऐसा नहीं है कि वो बीच में किसी कारणवश एक्सपायर हो जाए, है ना, डेड हो जाए, तो वो नहीं माना जाएगा, उसकी जीवन अवधि वो नहीं मानी जाएगी। जीवन अवधि वही होती है जो किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु के समय तक को जीवन अवधि कहते हैं। देखो, अब आता है अपना यहाँ, कोई भी जीव अमर नहीं है। सही बात है भाई, कोई भी जीव अमर नहीं है ना, परंतु एक कोशिकीय जीव अमर होते। एक कोशिकीय जीव मतलब जिन्हें अपन अपनी आंखों के द्वारा नहीं देख सकते। जैसे अपना शरीर क्या है भाई, अपना शरीर कौन सा है, आप कमेंट करके मुझे बताना अपना शरीर कौन सा है, अपन बहुकोशिकीय है या एक कोशिकीय है। ठीक है ना। एक कोशिकीय जीव वो होते जिन्हें हम आंखों के द्वारा नहीं देख सकते, तो इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। इनको आर्टिफिशियली अगर कोई किल कर दे वो अलग चीज़ होती, लेकिन इनकी मृत्यु प्राकृतिक रूप से नहीं होती। जैसे अमीबा द्विखंडन विधि द्वारा, देखो ये जनक है ना, अमीबा क्या करता है, ये जनक है, इसमें ये डीएनए है, इसको बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ, इनको बोलेंगे अपन आनुवांशिक पदार्थ। ये क्या होता है, ये आनुवांशिक पदार्थ जनक में एक होता है। जब इसमें परिवर्तन, ये अपनी संतति का नया निर्माण करना चाहेगा, तो ये आनुवांशिक पदार्थ दो हिस्सों में विभाजित हो जाता है। आनुवांशिक पदार्थ क्या होता है, विभाजित हो जाता है, और धीरे धीरे ये लेयर आपस में टूटने लगती है ना, ये टूटने लगती है, मतलब पास आने लगते हैं और सिकुड़ने लगती है, और अंत में जाकर ये डीएनए आपस में अलग अलग हो जाते हैं, और एक डीएनए एक संतति का निर्माण करता है। ठीक है, एक डीएनए क्या करता है, एक संतति का निर्माण करता है। देखो यहाँ पे संतति का निर्माण भी हो गया और जनक भी है ना। तो ऐसा नहीं है जैसे अपने हैं, अपन में क्या होता है, जैसे अपनी धर पीढ़ी में निरंतरता होती है, अपने जो
दादा परदादा होते हैं वो शांत हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। जैसे जैसे अपनी पीढ़ी आगे बढ़ती है वैसे वैसे पीछे वालों की मृत्यु होती जाती है। लेकिन एक कोश के जीवों में ऐसा नहीं होता है। एक कोश के जीवों में क्या होता है, संतति बनती रहती है, उनके जनक भी लिविंग सिस्टम में रहते हैं। जनक ही विभाजित होकर दो या दो से अधिक संतति का निर्माण करते हैं। अब देखो जनन कितना प्रकार का होता है। जनन देख लिया अपन ने। जनन क्या होता है, अपने समान किसी जीवों के द्वारा अपने समान संतति उत्पन्न करना जनन कहलाता है। ठीक है। अब जनन की आवश्यकता क्यों है? जनन की आवश्यकता इसीलिए कि अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखने के लिए, क्योंकि अगर वो जीव जनन नहीं करेगा तो उसकी पीढ़ी तो नष्ट हो जाएगी, वो प्रकृति पे पाए ही नहीं जाएगी। जैसे डायनासोर है, डायनासोर अभी उपलब्ध नहीं है ना, क्योंकि उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी में निरंतरता बनी नहीं है। अगर निरंतरता नहीं बनी रहेगी तो सब जीवों की कंडीशन कैसी हो जाएगी, डायनासोर जैसी हो जाएगी। ठीक है। तो जीवन अवधि क्या होती है और वो जनन क्यों आवश्यक है, समझ में आ गया। अब जीवन अवधि होती है किसी जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक। आर्टिफिशियल मृत्यु नहीं होनी चाहिए, सिर्फ प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि होती है, उसे जीवन अवधि कहते हैं, है ना। देखो कोई भी जीव अमर नहीं है अगर पूछा जाए, परंतु ये अपवाद है ना, अपवाद है। एक कोश के जीव हमेशा अमर होते हैं। ठीक है। ओके। अब चलते हैं अपन दिन जनन पे, रिप्रोडक्शन। जनन कितना प्रकार का होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। जनन कितने प्रकार के होते हैं, जनन दो प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में क्या होता है, एक ही जनक की आवश्यकता होती है। जैसे अपन को एक ही जनक की आवश्यकता होती, इसमें दो जनक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सिर्फ एक मादा सिर्फ अपने संतति को उत्पन्न कर सकती है ना। मादा जो होती है वो सिर्फ अपनी संतति को उत्पन्न कर सकती है। इसमें नर जननांग की आवश्यकता नहीं होती। इसमें युग्मक अनुपस्थित होते हैं। जब नर और मादा युग्मक होंगे ही नहीं तो युग्मक कहाँ से आएंगे, निषेचन अनुपस्थित होगा। जनक के समान संतति, जब माँ मादा खुद अकेली अपने समान संतति उत्पन्न कर, अपने से ही संतति उत्पन्न कर रही है तो उसमें तो सिर्फ एक मादा के ही लक्षण होंगे, तो पूरी तरीके से वो सिर्फ मादा के समान ही दिखाई देगा। जो संतति उत्पन्न होती है अलैंगिक जनन में वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह ही दिखाई देती है, जबकि लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है। इसमें नर और मादा की आवश्यकता होती है। द्विजनक होते हैं, द्विजनक का मतलब दो जनक, नर और मादा जनक। ठीक है। जनक युग्मक का निर्माण करते हैं और युग्मकों का संलयन होता है। युग्मकों के संलयन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। युग्मकों के संलयन से क्या बनता है, जाइगोट बनता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। युग्मकों का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। ठीक है। अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि निषेचन किसे कहते हैं तो लिखना, नर व मादा द्वारा उत्पन्न युग्मकों के संलयन को, नर व मादा द्वारा उत्पन्न युग्मकों के संलयन को निषेचन कहते हैं। ठीक है। ये जनक से भिन्न संतति होती है। जनक से भिन्न जैसे कभी कोई संतति मम्मी मादा की ज़्यादा लक्षण इफेक्ट करती है और कोई पिता की, तो इन दोनों में से होता है। कभी कभी क्या होता है, जो जीन का उत्परिवर्तन हो जाता है तो कोई संतति अपने दादा परदादा पे भी चली जाती है। वो किसके कारण होती है, कोई बोलता है कि ये तो इसके दादा पे गया है, क्यों गया है, उसमें जीन का उत्परिवर्तन हुआ है। जीन उत्परिवर्तन के कारण कभी कभी संतति अलग ही तरीके से दिखाई देती है। ठीक है। तो अगला आता है अपना अलैंगिक जनन, है ना। अब इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ये तो अपन ने मेन पॉइंट पढ़े कि अलैंगिक जनन क्या होता है ना। अब आप पढ़ेंगे अलैंगिक जनन। एक ही जनक से उत्पन्न संतान जो जनक के शारीरिक व आंशिक रूप से समान होती है। शारीरिक मतलब जो बाहरी जो बनावट होती है ना, शरीर की बनावट होती है, और अनुवांशिक अंदर से माइंड से जो अनुवांशिक पदार्थ होता है DNA, वो भी सेम होता है, तथा क्लोन का निर्माण करता है। अब क्लोन क्या होता है आगे बताती हूँ मैं आपको। यह समसूत्री विभाजन से संपन्न होता है। एक अर्धसूत्री विभाजन होता है, एक समसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है, क्योंकि उनमें गुणों का आधा हिस्सा, जैसे अपने में क्या होता है, मनुष्य में क्या होता है,
46 ठीक है ना, 46 गुणसूत्र होते हैं। तो उसमें क्या होता है 23 तो मम्मी से होते हैं और 23 पापा से होते हैं। तो वो जो 46 गुणसूत्र होते हैं किसके कारण विभाजित होते हैं, अर्धसूत्रीय विभाजन के कारण विभाजित होते हैं। जबकि इसमें तो सिर्फ एक मादा है, तो इसमें गुणसूत्रों का विभाजन संभव ही नहीं है, तो समसूत्रीय विभाजन के द्वारा ही होगा। ज़्यादातर एक कोश के जीव अमीबा, पैरामीशियम, मोनेरा, प्रोटिस्टा से अमीबा और पैरामीशियम किस संघ के हैं, मोनेरा और प्रोटिस्टा। सरल पौधे जैसे शैवाल, जंतु जैसे अकशेरुक जंतु जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अकशेरुक जंतु किसे कहते हैं, जिनमें रीढ़ की हड्डी अनुपस्थित होते हैं, अकशेरुक जंतु कहलाते हैं। जबकि कशेरुक में रीढ़ की हड्डी उपस्थित होती है। ओके, चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अलैंगिक जनन का वर्गीकरण। अलैंगिक जनन का वर्गीकरण कितने वर्ग में विभाजित किया गया है, देखो विखंडन। पहला है अपना विखंडन। विखंडन भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का, द्विविखंडन और बहुविखंडन। फिर दूसरा आता है बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन। फिर तीसरा आता है पुष्टिभवन, चौथा है अपना मुकुलन और पांचवा है खंडीकरण। ठीक है, तो लैंगिक जनन को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 5 भागों में। फर्स्ट है विखंडन, दूसरा है बीजाणु जनन, तीसरा है पुष्टिभवन, चौथा है मुकुलन और पांचवा है खंडीकरण। ठीक है, पौधों में कायिक जनन होता है। ठीक है, ये बात थोड़ी सी ध्यान रख लेना। वैसे सेकंड चैप्टर पूरा अपना पौधों पे ही है, पौधों में जनन, पुष्प पागमों में या लैंगिक जनन। ठीक है, तो पूरा अपन डिटेल के साथ पढ़ेंगे, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट आता है अपना द्विखंडन। द्विखंडन में कौन सा है, विखंडन में कितना है, द्विखंडन। जनक कोशिका स्वयं विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति का निर्माण करती है, उसे द्विखंडन कहते हैं। जब जनक कोशिका स्वयं विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक संतति कोशिका का निर्माण करती है, उसे द्विखंडन कहते हैं। ठीक है, जैसे ये कोशिका है, मैं इसको बोलूँ अमीबा है ना। अमीबा क्या करेगा, अपने अनुवांशिक पदार्थ को विभाजित करेगा, धीरे धीरे ये विभाजित होकर ऐसे हो जाएंगे और आपस में टूट जाएंगे। तो फिर ये क्या करेगा, ये अनुवांशिक पदार्थ भी क्या करेंगे, 2 से 4 बनाएंगे, है ना। ये भी 2 से 4 बनाएंगे, फिर ये 2 से 4 बनाएंगे। ठीक है, ऐसे होगा। ओके, तो अपन को ऐसे करना है। ठीक है, 2 से 4 बनेंगे, फिर इन 2 से 4 बनेंगे, ऐसे ऐसे करके इनकी संतति 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाती है। जैसे अमीबा, पैरामीशियम अनुकूल परिस्थिति में होते हैं। और ये ध्यान, द्विखंडन हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। मतलब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति क्या होती है, ऐसी परिस्थितियाँ जो अपना शरीर सहन कर सके। जैसे मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड है, तो क्या वो अपने लिए अनुकूल परिस्थिति है, नहीं है, क्योंकि अपना शरीर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं हो पाता। अपना शरीर ऐसी कंडीशन या ऐसी परिस्थिति जिसके आगे अपना शरीर एडजस्ट हो जाए और अपन को लगे कि हाँ भाई मुझे बेटर फील हो रहा है, तो वो अपने लिए अनुकूल परिस्थिति है। मैं बोलूँ बहुत ही ज़्यादा गर्मी है जिसे अपन सहन करने की क्षमता नहीं है, तो वो अपने लिए प्रतिकूल परिस्थिति होगी। तो इन अमीबा और पैरामीशियम के जनन के लिए अनुकूल परिस्थिति, मतलब इनके शरीर के अकॉर्डिंग जो परिस्थिति होगी उसे अपन अनुकूल परिस्थिति कहते हैं। संतति 2 एवं आकृति जनक के समान होती है। इसमें 2 संतति होती है और आकृति बिल्कुल क्या होती है, जनक के समान होती है। ठीक है, ओके। देन अब आता है अपना बहुविखंडन। बहुविखंडन क्या होता है, मल्टीफ्यूजन। इसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है। ये जो बहुविखंडन होता है प्रतिकूल, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अपने शरीर के अकॉर्डिंग परिस्थितियाँ रहे चाहे ना रहे, अपन को तो बस सिर्फ जनन करना है ना। इनको परिस्थितियों से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अधिक संतति का निर्माण करते हैं, जनक से संतति बहुत छोटी होती है। ओके, अगला आता है अपना पुष्टिभवन। विपरीत परिस्थितियों में अमीबा एवं पैरामीशियम 3 परत युक्त बीजाणु का निर्माण करते से पुष्टिभवन होते हैं। क्या होता है, जैसे इन अमीबा और पैरामीशियम को क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये क्या होते हैं, अपने शरीर को 3 लेयर द्वारा ढक के सो जाते हैं, जैसे कुंभकर्ण की तरह, है ना। तो ये क्या होते हैं, ये सीलिया होते हैं, इनके पुटपाद होते हैं। पुटपाद की तरफ क्या होता है, ये अपने शरीर में से लेयर निकालते हैं और उसके चारों तरफ लेयर, ऐसा लगे इनके ये जीव है। मतलब एकदम मृत अवस्था में
जब तक प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जब तक इनके शरीर के अकॉर्डिंग अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं हो जाती, ये इसी तरीके से पड़े रहते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं पुट्टी भवन। बाहर उपस्थित सीलिया को आवरण से ढक लेते हैं, है ना। अगला आता है अपना बीजाणु जनन। पुनः अनुकूल परिस्थितियाँ, देखो पुट्टी भवन में विपरीत परिस्थितियों में तो इन्होंने ढक लिया, अब क्या होगी, हमेशा प्रतिकूल परिस्थितियाँ तो नहीं रहेगी, कभी ना कभी अनुकूल परिस्थितियाँ भी आएगी। तो पुनः अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु विभाजन कर अत्यधिक संख्या में बीजाणु उत्पन्न करती है। ये क्या करते हैं, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आएंगी तो इस लेयर को अपने शरीर से हटा लेंगे, है ना, फिर जनन करेंगे। पुनः अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु विभाजन करके अत्यधिक संख्या में बीजाणु का निर्माण करते हैं। हर बीजाणु से नए जीव का निर्माण होता है, ठीक है। तो देखो ये चार देखो आप, सबसे पहले क्या होता है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होगा, अगर इनके शरीर के अकॉर्डिंग परिस्थिति हुई तो ही ये जनन करेंगे, वरना नहीं करेंगे। वरना ये अपने बाहर जो सीलिया उपस्थित होते हैं उसके ऊपर लेयर बना के बैठ जाएंगे चुपचाप कि हमें तो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग परिस्थिति नहीं मिल रही, हम तो नहीं करें, है ना। फिर आता है पुट्टी भवन। अनुकूल परिस्थितियाँ होगी तो ये जनन करेंगे, अगर अनुकूल परिस्थितियाँ ना हुई तो ये पुट्टी भवन कर लेंगे। पुट्टी भवन का मतलब समझ में आ गया। फिर अगर अनुकूल परिस्थिति आएगी, हमेशा तो प्रतिकूल परिस्थिति नहीं रहेगी, अनुकूल परिस्थिति आएगी तो बीजाणु जनन करेंगे, और बीजाणु जनन बहुखंडन होता है। यह प्रक्रिया अमीबा, पैरामीशियम या एक कोश के जीवों के साथ होती है, ठीक है। तो आज अपन इतना ही करते हैं। देखो अपन ने नया नया चैप्टर स्टार्ट किया है तो अपन बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे कि सर के ऊपर जाए। आपको जैसे जैसे धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, हम एक घंटे की क्लास लेंगे, ठीक है। तो अभी मैं इतना ही पढ़ाऊँगी, आप इसको पढ़ना ताकि आपके सर के ऊपर ना जाए और आपको धीरे धीरे समझ में आने की कोशिश होए, ठीक है। बच्चा क्या होता है, नया नया एडमिशन होता है तो क्या उसको बोर लगता है कि इतनी लंबी क्लास में ना देखो भाई, है ना। तो आपको बस थोड़ा थोड़ा करके चलना है, तो थोड़े थोड़े से गड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसके लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ओके, थैंक यू।